वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धार आए प्रतिकूल न हो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने आपसे वादा किया है और आपसे मैंने ये वादा किया है कि आपको यूपीएसआई 2021 के जो 58 सेट है, मैं उन सभी सेटों को आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो मेरे दोस्त, जो इस सेट को सॉल्व करवाने का सिलसिला है वो जारी है, और जो इस सेट का मैंने नाम रखा है उसका नाम अमोघ अस्त्र सीरीज रखा है। आज उसका सेट नंबर 6 है। मेरे दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप वीडियो को देखने के लिए आए हैं, क्लास को पढ़ने के लिए आए हैं, तो कलम और कॉपी के साथ बैठिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा। रुकने के बाद ही आप जान पाओगे कि क्लास कैसी थी, कैसी नहीं थी, क्लास में क्या चीजें हैं, पेपर में क्या आने वाला है, पेपर का प्रारूप क्या रहने वाला है। तो मेरे दोस्त, एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप दमदारी के साथ वीडियो को शेयर कर दो। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिएगा भैया, पहला प्रश्न लिखा गया है आज के सेशन का, इनमें से कौन सा शब्द है उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। उद्योग का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। कारखाना है, रोजगार है, साधारण है, सरल है। तो उद्योग का अनेकार्थी शब्द क्या है? कारखाना है। और बोले तो आप कारोबार भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कारोबार भी उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। देखिए, पहला लिखा गया है कलत्र, दूसरा लिखा गया है दारा, तीसरा लिखा गया है योसा, और चौथे ऑप्शन पे लिखा गया है उपर्युक्त सभी। तो स्त्री का पर्यायवाची कलत्र भी होता है, दारा भी होता है और योसा भी होता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। दूसरे का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, 3 में क्या पूछ रहा है आपसे। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें कौन सा शब्द प्राविशेषण है? मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं तो एक तो आपसे पूछा जाएगा क्या भैया? प्राविशेषण पूछा जाएगा। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है क्या भैया? विशेषण पूछा जाता है, और विशेषण को ही विशेषक के भी नाम से जानते हैं। और तीसरी चीज जो पूछी जाती है आपसे, क्या पूछी जाती है? विशेष से पूछा जाता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि उर्वशी अत्यंत सुंदर है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो उर्वशी क्या है? किसी का नाम है, नाम है तो क्या है? संज्ञा है। और उर्वशी अत्यंत सुंदर है, सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर है। सुंदर अपने आप में क्या है भैया? विशेषण है। और अत्यंत अपने आप में क्या है भैया? प्रविशेषण है। और वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? क्या कहा जाता है लल्ला? विशेष से कहा जाता है ना। तो ये उर्वशी क्या है? विशेष है, जिसे आप संज्ञा बोल भी सकते हो। और प्रविशेषण क्या है? अत्यंत है। और सुंदर क्या है? विशेषण है। तो आपको जवाब क्या देना है? उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें से कौन सा शब्द प्रविशेषण है? तो अत्यंत अपने आप में प्रविशेषण है। और अत्यंत में अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो यण संधि है। और अत्यंत का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो अतिधन अंत आप बताएंगे। और अत्यंत में यदि आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग बताएंगे? अति उपसर्ग बताएंगे। चलो देर ना करते हुए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संबंध है? नहीं, गलत बात है। सरल है? यह भी नहीं हो सकता। उदाहरण है? नहीं हो सकता। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समधन आस। सम का मतलब होता है क्या? समीप। और पास का मतलब होता है बैठना या बैठाना। ठीक है, समीप, बैठना या बैठाना। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
अगर आपसे पूछा जाए कि समास में कौन सी संधि है, तो मेरे दोस्त आप जवाब देंगे समास में संधि नहीं, बल्कि ये किसका पद है, संयोग का पद है। क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन आस होगा, और सा लिखा है, माँ में से हलंत लगाओगे तो बड़ा एक मात्रा आके लग जाएगी, और सा ऐसे उतार दिया जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, समास। इसलिए समास में कोई संधि नहीं है, ये संयोग का पद है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो संक्षेप है, संक्षिप्तीकरण है। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5। मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, बता दीजिए। रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास आज फिर आ चुकी है और सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस हो रही है। अपने हर दोस्त, अपने हर भाई तक ये सूचना आप पहुंचा दीजिए। रोजाना रात 8 बजे आने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास, यूपीएसआई अमोघ अस्त्र सीरीज वाली क्लास आ चुकी है। एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, सेशन को जोरदार तरीके से लाइक कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा कमेंट के माध्यम से आप बताते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, लिखा गया है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। मेरे दोस्त अगर आप लगातार वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उच्चारण स्थान से लगातार वर्णमाला से प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पे देखिएगा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो आपको जवाब देना है लल्ला। ये देखो ये जो गा लिखा गया है, ये किसके अंतर्गत आता है, का वर्ग के अंतर्गत आता है। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है मेरे दोस्त, कंठ है। आपसे दंत पूछ रहा है। ये जो देखो पा लिखा गया है, पा के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। और तीसरे नंबर पे ता लिखा गया है, ता, था, दा, धा, ना, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है मेरे दोस्त, दंत है। क्या है भैया, दंत है। तो आपसे यही जवाब पूछ रहा है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। तो सी इज द राइट आंसर। आपको कहो तो मैं इसके बारे में बता दूं, चा वर्ग का, चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा आता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। क्या है मेरे दोस्त, तालव्य है। चलो देर ना करते हुए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा भैया। 6 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। देखो वर्णमाला से फिर दूसरा प्रश्न आया है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, जवाब देना है। देखो यारा लावा को भैया अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, और छत्रंग, ज्ञा और श्रा को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जिनको लिखने के लिए कम से कम 3 वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे देखो ये छा लिखा गया है, छा को लिखने के लिए आधा का और पूरा सा को अलग करोगे तो क्या आएगा, आ। 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे त्रा को लिखने के लिए आधा ता पूरा रा, और ऐसे इन सब वर्णों को लिखने के लिए कम से कम 3 वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें हमसे पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन, तो पहला ए इज द राइट आंसर। और यहीं पे आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, और ला को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, और रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ला को पार्श्विक वर्ण किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जब हम ला वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धा के पास अर्थात मसूड़े के पास चली जाती है, और जीभ के दोनों किनारों से हवा निकलती है, इसलिए ला को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। और रा को प्रकंपित इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा रगड़ खाती है, घर्षण खाती है। बोल के देख लो, रा रा कर रही है कि नहीं कर रही है, एक बार आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, और ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, और रा को क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। देखिए आपको पता है कि मेरे दोस्त वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है भैया, व्यंजन।
स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन वे होते हैं जो अस्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात व्यंजन वे होते हैं जो विकलांग होते हैं, जिन्हें चलने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। और सहारा लेने में किसका सहारा लेना पड़ता है? स्वर का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं भैया? व्यंजन कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12 है, 10 है, 11 है और 9 है। तो मेरे दोस्त आप बताइएगा, कमेंट के माध्यम से मुझे जवाब दीजिएगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। और उन सर्वनामों की संख्या मैं आपको बताऊं तो मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, यही हिंदी के 11 सर्वनाम होते हैं। तो कौन सा जवाब आपका सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। देशार्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो देशार्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और द्विगु समास के बारे में कहा जाए तो इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण में कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। अव्ययी भाव समास भैया 2 प्रकार का होता है। एक अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, दूसरा का नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, जिसमें इसकी 2 मास्टर ट्रिकें हैं। एक मास्टर ट्रिक आपकी कहती है कि प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। और द्वितीय पद क्या होगा भैया? संज्ञा होगा। और दूसरी मास्टर ट्रिक कहती है कि प्रथम पद संज्ञा होगा और द्वितीय पद क्या होगा भैया? प्रत्यय होगा। ठीक है, चलो। और कर्मधारय समास में आप जानते ही हो कि इसमें भी प्रथम पद विशेषण होता है। और विशेषण में जो होता है संख्यावाची विशेषण को छोड़ के बाकी सारे विशेषण वाले प्रकार इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष है, और जो भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। चलो चलो ले चले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 के शहर में। देखिएगा कबीर के आलोचक, पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर धर्मवीर, विजेंद्र स्नातक। तो सी इज द राइट आंसर। जो कबीर के आलोचक, पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे डॉक्टर धर्मवीर जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को एक बार खटाखट आप शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि यूपीएसआई सन 2021 प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस हो रही है। आ जाओ हमारे साथ। देखो इसमें लिखा गया है कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको जवाब देना है। पहले ऑप्शन में लिखा गया है ये अविकारी होते हैं, दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है ये विकारी होते हैं, तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, चौथे ऑप्शन में लिखा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथा तो सरासर गलत है, और तीसरा भी गलत है, और अव्यय ये विकारी होते हैं ये भी गलत है। अव्यय हमेशा क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। और अविकारी भैया ये देखो आ धन विकार धन ई, आ मतलब लल्ला नहीं, और विकार मतलब भैया परिवर्तन, ई मतलब भैया होने वाले। न परिवर्तित होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अविकारी। और जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे जो परिवर्तित नहीं होते हैं ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? अविकारी, या उसी को क्या बोलेंगे? अव्यय। और अव्यय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। तो कौन सा जवाब सही है? इज द राइट आंसर। ये अविकारी होते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको यहां पे जवाब देना है। जवाब दो भैया, कौन सा शब्द
तत्सम है। बारात का आप जानते हो क्या होता है लल्ला, वर यात्रा होता है। बारात अपने आप में कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आंसू का क्या होता है मेरे दोस्त, अश्रु होता है। और हाथी का क्या होता है भैया, हस्ती होता है। और वर्षा अपने आप में कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बाकी ये बारात और हाथी और आंसू ये तीनों अपने आप में तद्भव है। आओ यहीं पे एक छोटी सी तुमको पहचान बता देते हैं, थोड़ा जान लो तत्सम और तद्भव की पहचान जान लो। आप कैसे पहचान करोगे, सबसे पहली चीज जहां पे अनुस्वार पाया जाता है, तत्सम की पहचान बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जहां पे अनुस्वार पाया जाएगा जिस शब्द में, वो शब्द प्राय 90% केसेस में वो क्या होंगे, तत्सम होंगे। दूसरी बात, जहां पे संयुक्त अक्षर छ, त्रंग, ज्ञ और स्र आएगा, वो शब्द प्राय क्या होंगे, तत्सम होंगे। तीसरी बात, जहां पे ये अनुनासिक आएगा, वो शब्द कदापि कभी भी तत्सम हो ही नहीं सकते हैं। चौथी बात, डा से ढलिया और ढा से ढक्कन के नीचे अगर उच्छिष्ट चिन्ह लगा हुआ है तो ये शब्द जीवन जिंदगी में कभी तत्सम नहीं हो सकते हैं। अगली बात, अगर आपको कहीं पे मूर्धन्य री दिखाई दे पड़ जाए, किसी शब्द में मिल जाए, तो वो शब्द सदैव क्या होते हैं भैया, तत्सम होते हैं। और आपको ये वाला जो पदेनरा और आपको ये रेफ वाला रा और आपको जो हंस पदेनरा मिलते हैं, संभवतः ये भी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, तत्सम के अंतर्गत आते हैं। और एक आखिरी बात आपको बता दें, जो शब्द पढ़ने में हमें कठिन लगता है वो तत्सम के अंतर्गत आता है, जो शब्द पढ़ने में हमें सरल लगता है वो तद्भव के अंतर्गत आता है। चलो आगे आएगा तो मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा यहां पे कौन सा जवाब सही है। देखो आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है बारात, वर्षा, हाथी, आंसू, तो मैंने आपको बता दिया वर्षा अपने आप में कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कथन को कहा है। तो 13 का डी वाला आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए निर्देश लिखा हुआ है भैया 14 से 16, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं का माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिएगा अब आपको उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली है। पहला ऑप्शन लिखा गया है कोई शत्रु इससे हरा ना सके, दूसरा ऑप्शन लिखा गया है कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, तीसरा ऑप्शन लिखा गया है कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, उपर्युक्त गद्यांशों में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन लिखा गया है मस्तूलों की पंक्तियां, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षण दृश्य, मस्तूलों की बहार। तो बी इज द राइट आंसर। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि उपर्युक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है, असंख्य मस्तूल अभिप्राय है। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। 16 कह रहा है लल्ला कि उपर्युक्त गद्यांश में त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन कहता है कि हल्ला मच जाना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि हल्ला गुल्ला आरंभ होना, तीसरा ऑप्शन कहता है कि शोर शराबा होना और चौथा आपका ऑप्शन कहता है कि हाहाकार मच जाना। त्राहि त्राहि मच जाने का मतलब क्या होता है, हाहाकार मच जाना। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, देखिएगा लिखा गया है
इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय का आपको जवाब देना है। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आप ये जान जाओ कि नयन में कौन सी संधि है। तो आपको बता दें नयन में कौन सी संधि है भैया? आयादी संधि है। और आयादी संधि की पहचान में आपको बताया जाता है जब या और वा से पहले आया बड़ा आए। क्या है भैया? या और वा से पहले आया बड़ा आए तो वहां पे कौन सी संधि होती है? आयादी संधि। या वर्ण आया है कि नहीं आया है? आया है। और या से पहले ना आया है और ना में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है। तो या से पहले आया बड़ा आए तो कौन सी संधि होगी? आयादी संधि होगी। जब आप इसको तोड़ोगे मेरे दोस्त तो ये टूट जाएगा। किसमें? ने धन अन में। और आपसे पूछ क्या रहा है? प्रत्यय। तो इक तो होगा नहीं भैया। इक यहां दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। उन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है? अन दिखाई दे रहा है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? नहीं की बात कर रहा है मेरे दोस्त। आपको बताना है कि परिकर का अनेकार्थी नहीं है। समूह लिखा गया है, कमर बंद लिखा गया है, परिवार लिखा गया और छत्री लिखा गया है। तो समूह भी परिकर के अनेकार्थी में आता है, कमरबंद भी परिकर के अनेकार्थी में आता है और परिवार भी परिकर के अनेकार्थी में आता है, जबकि छत्री नहीं आता है और नहीं की ही बात कर रहा है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगर आपको यहीं पे बता दें तो भैया छत्री अपने आप में कैसा शब्द है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो छत्री कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी तो थे नहीं मेरे दोस्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं थे, और लल्ला जो ये हरिश्चंद्र लिखा गया है ये कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। ठीक। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी नहीं थे, तो थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितार ए हिंद इनको उपाधि दी गई है। इन्होंने बताया है कि विदेशी व्यंजन की संख्या कितनी है भैया? 5 है। का, खा, गा, जा और फा। जब इनके आगे नुक्ता चिन्ह लग जाता है तो इन्हें ही विदेशी व्यंजन कहा जाता है। इसको कितने बताया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और एनसीईआरटी के अनुसार विदेशी वर्णों की संख्या 3 होती है, खा, जा और फा। तो कौन सा जवाब आपका सही है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलो ले चले तुम्हें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? मेरे दोस्त ध्यान देना, आपको मैं बता दूं तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है लल्ला? 4 होती है। कितनी होती है? 4। एक ये वाला सा आता है और एक ये वाला सा आता है और एक ये वाला सा आता है और हा आता है। इस सा को भैया क्या कहते हैं? तालव्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य सा। इस सा को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मूर्धन्य सा कहते हैं। और इस सा को क्या कहते हैं भैया? दंत सा कहते हैं। और इस हा को काकल्य भी कहा जाता है, उच्चार स्थान में कहा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि ऊष्म व्यंजन है, तो आप बताइए इन चारों में से ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हा दिखाई दे रहा है। पहला वाला ऑप्शन हा इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दो। बता दो कि यूपीएसआई 2021 प्रीवियस ईयर का हूबहू पेपर सॉल्व कराया जा रहा है मेरे दोस्त। देखो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? आप जानते हैं कि जब होली का त्योहार आता है तो ये गाना बहुत चलता है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, गीत के रचनाकार पूछा जा रहा है। इस गाने को जो गाते हैं वो अमिताभ बच्चन जी गाते हैं, लेकिन इनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन है, जिनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला, नीड़ के निर्माण, फिर इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ए इज द राइट आंसर। रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे, गीत के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है और मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। चलो ले चले तुम्हें प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देखिएगा क्या लिखा गया इसमें।
ईशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है, किस काल का बोध करा रहा है? वर्तमान काल तो होगा नहीं, क्योंकि गाएगी आया है, तो कौन सा काल होगा? भविष्यत काल होगा। चलो प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं। देखिएगा इसमें लिखा गया है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मेरे दोस्त, नेवला अपने आप में कैसा शब्द है? लल्ला तद्भव शब्द है, और नेवला का तत्सम क्या होता है? नकुल होता है। और नया अपने आप में कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है। तो डी इज द राइट आंसर। आपका नव्य क्या है? तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलिएगा। देखो प्रश्न संख्या 24 में लिखा गया है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको जवाब देना है। मेरे दोस्त, आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इनमें से कौन आता है। आप जानते हैं यह और वह किसके अंतर्गत आता है भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कुछ और कोई जो आता है, यह किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्त? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और जो और सो जो आता है, ये किसके अंतर्गत आता है भैया? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा आता है? तो कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कहा जाए कि कोई बाहर खड़ा है, कोई आ रहा है, कुछ चमक रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पता नहीं कौन बाहर खड़ा है, पता नहीं क्या चमक रहा है, तो ये सारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, इनमें से लिखा गया है, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है। आप जानते हो कि कारक की संख्या कितनी है? 8 है, और उस 8 कारक में आपको संबंध कारक का चिन्ह बताना है। तो चिन्ह बताना है, तो संबंध कारक के अंतर्गत क्या आता है? आप जानते हो को किस कारक के अंतर्गत आता है? कर्ता ने कर्म को। करण किसके अंतर्गत आता है? करण के अंतर्गत से या के द्वारा आता है। और की जो आता है, यही संबंध कारक के अंतर्गत आता है। का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये विभक्ति किसके अंतर्गत आती है? संबंध कारक के अंतर्गत आती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पहले का कौन सा जवाब सही है? सॉरी बच्चों, 25 का कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलो प्रश्न संख्या 26 की तरफ तुमको लेके चलते हैं। देखिएगा, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो जवाब दीजिए, आप कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए कि उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कपूत है, काधनपूत। 19 है, उत्धनीस हो जाएगा। अधपका है, खुशबू है। हाँ, डी इज द राइट आंसर। इसमें बू जो है मूल शब्द है, और खुश क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, जो उर्दू उपसर्ग से बना हुआ है। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? आपको जवाब देना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बाबू गुलाब राय ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। भक्ति काल के स्वर्ण युग की बात आएगी। किसकी बात आएगी? बात को बहुत मायनर बात है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। जब युग की बात आएगी तब डी वाला ऑप्शन सही होगा। श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। अगर स्वर्ण काल की बात आएगी तो स्वर्ण काल में आपके जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय सही माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे युग की बात कही गई है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास आ चुकी है। प्रश्न संख्या 28 लिखा गया है, इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है? भैया सजाती क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जिसका जो मूल शब्द होगा वो कर्म और क्रिया दोनों में पाया जाएगा। देखिएगा, जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, वह खेलकर चला गया। देखो, बोलियां और बोलता है, ये किस क्रिया का एग्जाम्पल है लल्ला? सजाती क्रिया का, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखना है हमें ना भैया? हाँ, 29 देखना है। इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा, दानशील तो होगा नहीं,
शिक्षक तो होगा नहीं, निंदक तो होगा नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, लिखा गया है कि भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? डिंगल को कहा गया है, या पिंगल को कहा गया है, या ब्रज को कहा गया है, या बुंदेली को कहा गया है? तो ना पिंगल को, ना ब्रज को, ना बुंदेली को, किसे कहा गया है भैया? डिंगल को कहा गया है। इसलिए पहला जवाब आपका क्या है? सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें कौन सा कारण है? सॉरी, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। अधिकरण कारक है, कि कर्म कारक है, कि संप्रदान कारक है, कि करण कारक है? किसके द्वारा मारा जा रहा है मेरे दोस्त? पब्लिक के द्वारा मारा जा रहा है, इसलिए यहां पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। अगर को विभक्ति होती है तो कर्म कारक होता है। अगर में पेपर ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल आगे पीछे अगर विभक्ति होती है तो अधिकरण कारक होता है। और संप्रदान में आप जानते हैं क्या आता है मेरे दोस्त? के लिए आता है। ठीक, 31 का कौन सा जवाब सही है? डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, लिखा गया है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको जवाब देना है। कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक सकर्मक और एक क्या होता है? अकर्मक। और सकर्मक के भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। तो इनमें से आपको अकर्मक क्रिया के वाक्य को बताना है आपको। चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या है? करता है मेरे दोस्त, और चलाना क्या है भैया? क्रिया है। और क्या चलाता है? गाड़ी। तो गाड़ी क्या है? कर्म है कि नहीं है? है। चलो दूसरा ऑप्शन देखो, माँ स्वेटर बुनती है, माँ क्या है मेरे दोस्त? करता है। और बुनना क्या है भैया? क्रिया है। और स्वेटर क्या है भैया? कर्म है। ठीक है, चलो यहां पर भी कर्म आया है। रामू खाना खा रहा है, रामू खाना खा रहा है, तो रामू क्या है? करता है। और खा रहा है, ये क्या है भैया? क्रिया है। और खाना क्या है मेरे दोस्त? कर्म है। अगला ऑप्शन देखो, श्याम हंसता है, तो श्याम क्या है? करता है। और हंसना क्या है? क्रिया है। कर्म आया है? नहीं आया, वही पूछ रहा है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा भैया 33, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? अलमा कबूतरी, कठ गुलाब, आलोचना का पक्ष, पहला गिरमिटिया। तो जो आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है वो है क्या? अलमा कबूतरी। 33 का पहला वाला ऑप्शन क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? देखो, जब गुण दोष रंग रूप आकार दशा का बोध कराया जाएगा, वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द वह विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष दशा इत्यादि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो भैया मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, गुण दोष दशा रंग अवस्था का तो बोध कराया नहीं जा रहा, इसलिए गुणवाचक विशेषण तो आपका हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। परिमाणवाचक भी नहीं होगा और सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा, क्योंकि इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है बताना है आपको। कहां बताना है? 10वीं। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। संख्यावाचक विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, इनमें से संदेश राशक के रचयिता कौन है? बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 10 से अधिक बार पूछा जा चुका है, फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान है। बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? काव्य है? नहीं। नाटक है? नहीं। एकांकी है? नहीं। क्या है? गीत नाट्य है। डी इज द राइट आंसर। चलो 4 प्रश्न और आपके शेष बचे हुए हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे दोस्त एक बार लाइक कर दो और थोड़ा शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है,
वही पेपर 2021 में जो आया हुआ है हूबहू सेट सॉल्व कराया जा रहा है। देखो प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूरी, खीर, रोटी, धनिया। तो पूरी और खीर और रोटी भैया ये तीन का तीनों कैसा शब्द है मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है भैया? स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि धनिया अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है। तो 37 का डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है। तो हास का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त? रोदन होता है ना। और हर्ष का विलोम क्या होता है? शोक होता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 39, क्या लिखा गया है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, बुंदेली, कन्नौज और ब्रज। तो आपको जवाब देना है, ये जो बघेली है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ए इज द राइट आंसर। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलो, तुम्हें लेके चलते हैं। आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है आपके लिए। लिखा गया है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? देखिएगा भैया, आसक्त का विलोम क्या होगा? अनासक्त होगा। पहला जवाब सही है। और अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम होगा। देखिए कभी कभी लोग बोलते हैं यार ये बहुत अधम प्रकृति का आदमी है, बहुत नीच आदमी है ना, लेकिन कभी कभी ऐसे बोलते हैं लोग अरे बहुत अच्छा आदमी है। तो अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम होगा। और निरुत्साह का विलोम क्या होगा मेरे दोस्त? उत्साह होगा। तो 40 का कौन सा जवाब सही है? इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? तो आसक्त का विलोम क्या होगा? अनासक्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पे आने वाली क्लासों की सूचना आपको मिलती रहे। और कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।